हिंदी नामा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऐश्वर्या है और आज हम एक खास बातचीत करने के लिए अशोक कुमार पांडे जी के घर पर आए हुए हैं। अशोक सर लेखक हैं और इतिहासकार हैं और इनकी किताबें आपने पढ़ी होंगी, इनके इंटरव्यूज़ आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखे होंगे। हम इसको इंटरव्यू से ज़्यादा एक बातचीत ही बुलाना पसंद करेंगे, क्योंकि पूरे जो हमारा वीडियो होगा उसका जो पूरा कंस्ट्रक्ट है वो वैसे ही होगा। तो हमारे साथ अशोक सर हैं और मेरा पहला सवाल यहाँ से आता है कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। जब हम पढ़ते थे तो वो सिर्फ गोरखपुर यूनिवर्सिटी थी, दीनदयाल बाद में जोड़ा गया। अच्छा। इसलिए मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी कहना पसंद करूँगा। ओके, तो दीनदयाल उपाध्याय हम नहीं कहेंगे और हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी इसको कहेंगे। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, लेकिन आपने जो वैचारिकी लिखी हैं उसमें शुरू की 2 किताबें इकोनॉमिक्स के तरफ उनको उसका सब्जेक्ट मैटर कहा जा सकता है, लेकिन बाद की जो आपकी 3 किताबें आई हैं, कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित और उसने गांधी को क्यों मारा, ये 3 किताबें इतिहास के विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल लेवल पे इतिहास सब्जेक्ट मैटर के रूप में आपको कैसे इंटरेस्ट करने लगा? नहीं, आपने कुछ किताबें छोड़ दी। मेरी जो शुरुआती किताबें आई वो तो कविता के संकलन थे। दो हाँ, मेरे कविता 2011 में आपकी कविता की जी, उसके बाद कहानी का भी संकलन आया है, आलोचना की एक किताब आई है, और जो आर्थिक आप कह रही थी शोषण के अभ्यारण्य किताब आई थी, ग्लोबलाइजेशन पर वो किताब थी मेरी। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो कॉलेज के बाद होती है। कॉलेज में तो आप कोर्स पढ़ते हैं और कोर्स का जो चुनाव होता है वो, अब आप लोगों की पीढ़ी तो हम लोगों से बहुत आगे निकल आई है, बहुत कुछ जानती है, इंटरनेट है और सपने ज़्यादा देखती है। हमारे पास तो बहुत सीमित सपने थे, छोटे शहरों से आए थे। तो किसी ने कहा कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है तो ले लिया। और मेहनती थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे तो टॉप कर गए, यूनिवर्सिटी टॉप किया, ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। तो अच्छे स्टूडेंट रहे और आज भी इकोनॉमिक्स में मज़ा आता है। लेकिन कई बार बहुत बाद में समझ में आता है कि दरअसल आप किस चीज़ के लिए बने थे। इतिहास के साथ ये है कि मुझे इतिहास पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। जब मैं यूनिवर्सिटी में भी था तो हालांकि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, स्टैटिस्टिक्स था और मैथमेटिक्स था, लेकिन हिस्ट्री, फिलॉसफी, इन सारे सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत था। मैं पढ़ता खूब था, दोस्तों से किताबें लेके ख़रीद के। तो पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं इतिहास लिखने के लिए ही बना था। मुझे मज़ा आता है लिखने में। हो सकता है 10 साल बाद मैं कोई और चीज़ लिख रहा हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आए। तो लेखन का यूनिवर्सिटी एजुकेशन से होता है, मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा वो होता है जुड़ाव, ये मुझे समझ में नहीं आता। अब असली पढ़ाई मुझे हमेशा लगता है कि यूनिवर्सिटी के बाद होती है, जब आप बाहर निकल जाते हैं, जब एग्ज़ाम का कोई दबाव नहीं होता है, कंपटीशन का दबाव नहीं होता, तो अपने शौक़ से जो आप पढ़ते हैं। और अब मेरी लाइब्रेरी देखेंगे तो उसमें फेमिनिज्म से लेके, यहाँ तो कुछ नहीं है अंदर लाइब्रेरी, फेमिनिज्म से लेके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलासफी, पॉलिटिकल साइंस, हर तरह की किताबें आपको मिलेंगी। सर, फिलॉसफी शब्द सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा फिलॉसफी ऑनर्स है। तो जो मेरा मुझे ईर्ष्या होती है उन लोगों से जिनको इतना ज़्यादा फिलॉसफी जिन्होंने पढ़ी होती है, क्योंकि हम लोग को मौका नहीं मिला। लेकिन हमारे साथ वही होता है, जैसे आपने कहा कि जब हम उसको यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम, एकेडमिक्स का जो भी प्रेशर होता है आप उसके अंदर पढ़ते हैं। तो फिलॉसफी के साथ शायद मेरा वो रिश्ता इसलिए नहीं हो पाया हो सब्जेक्ट मैटर के तक, क्योंकि वो कोर्स के रूप में। तो अभी तो आप लोग की उम्र है, आगे रिश्ते और बनेंगे, अच्छे बुरे दोनों। बिल्कुल। आपने फेमिनिज्म का नाम लिया तो यहीं से मेरा दूसरा सवाल आता है कि आपका ब्लॉग है असुविधा करके। पहले तो ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इस पे मैं जब स्क्रॉल कर रही थी इस ब्लॉग को तो यहाँ पे मुझे कुछ कविताएं मिली जो पाब्लो नेरुडा की कविताएं थी, जिन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो यहाँ से एक सवाल उठ के आता है कि हम कई ऐसे आर्टिस्ट या कई ऐसे लेखक को देखते हैं जो पास्ट में रहे हैं, लेकिन अब हम अगर जेंडर सेंसिटिविटी के लेंस से चीज़ों को देखें तो उनके कुछ विचार या कुछ एक्शंस प्रॉब्लमैटिक हैं। लेकिन फिर भी 2018 में उनके देश में प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा जा रहा था उनके नाम पे। तो अब जब हम उनके काम को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं कैंसिल कल्चर के थ्रू, क्योंकि उनका अपने फील्ड में रेलेवेंट काम भी रहा है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे राइटर को या ऐसे हिस्टोरियन को या फिर ऐसे आर्टिस्ट को देखते हुए एक रीडर के तौर पे या एक ऑडियंस के तौर पे हमें किस तरीके का क्रिटिकल लेंस रखना चाहिए? एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, सार सार को गही रहे हो, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सभा है, और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो देखो, हर आदमी अपने समय की उत्पत्ति होता है। हो सकता है आज हम बहुत आधुनिक लग रहे हों धर्म के मामले में, जाति के मामले में, जेंडर के मामले में और बाकी मामलों में, लेकिन 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद जब चीज़ें और विकसित हों, जेंडर सेंसिटिविटी और बढ़े,
और ज़्यादा हमारी वैचारिक जो समझ है वो बेहतर हो, तो हो सकता है हम ही ऑब्सोलीट लगे कि नहीं, मेरी कविताओं में, मेरे लिखे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों, और निश्चित रूप से होंगी जो उतनी जेंडर सेंसिटिव ना हो जितनी होनी चाहिए, कास्ट को लेके उतनी सेंसिटिव ना हो जितनी होनी चाहिए, ब्लैक्स को लेके उतनी सेंसिटिव ना हो, या एक चीज़ पर तो मैं जानता हूँ कि नहीं सेंसिटिव है क्योंकि मेरी समझ अभी भी नहीं हुई है, होमोसेक्सुअलिटी को लेके अभी भी मेरी समझ बहुत बेहतर नहीं है, ये मैं ऑन कैमरा स्वीकार कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि कल को लगे कि वो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव चीज़ें कुछ मैंने, हालांकि मुझे लगता नहीं है, लेकिन हो सकता है लिखी हूँ मैंने। तो हर आदमी अपने समय का प्रोडक्ट होता है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो पाब्लो नेरुदा हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर उस आदमी के यहाँ कुछ पॉजिटिव है, जो हम, जैसे पाब्लो के पास बहुत कुछ पॉजिटिव, मैं जानता हूँ कि पाब्लो की जो 20 प्रेम कविताएं आई थी जब हम लोग आपकी उम्र के हुआ करते थे, तो हम लोग पागल हो गए थे उनको पढ़ के, लगा था यार कविता तो ऐसी होनी चाहिए। और हिंदी में कम से कम पाब्लो को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाब्लो की जैसी कविताएं लिखी, लेकिन आज जब हम उन्हीं कविताओं को पढ़ते हैं तो वो हमें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। लेकिन उसके अलावा भी पाब्लो की बहुत सारी कविताएं हैं, पाब्लो का बहुत सारा काम है जो उन्होंने किया है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। और इस तरह से अगर इतिहास से हम लोगों को खारिज करते चलेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। एक बॉडी ऑफ वर्क है हमारे पास, जिसको हम मोस्ट मॉडर्न, जो सबसे आधुनिक हमारे पास औजार हैं, टूल्स हैं, उससे एनालाइज करेंगे, बताएंगे इसमें ये समस्या है और ये नहीं है। लेकिन खारिज करना मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो तुलसी को भी खारिज नहीं करता हूँ। तुलसी के यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, दुनिया भर की होनी ही थी। जिस शताब्दी में लिख रहे थे, जिस प्रवर्ग से वो आते थे, होनी ही थी। लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव भी है, हम उसका उपयोग करेंगे। तो ये खारिज करने वाली थ्योरी में मेरा कोई खास भरोसा नहीं है, और पूजा करने वाली थ्योरी में बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो पूजा करने और खारिज करने के बीच का जो रास्ता होता है, टेक्स्ट को जैसा है वैसा एक क्रिटिकल नज़रिए के साथ पढ़ना, ये महत्वपूर्ण है। जी सर, तो जो आपने कहा कि हम उन्हें खारिज नहीं करेंगे, पर हम उनको क्रिटिकल चश्मे से एनालाइज करेंगे और दोहराएंगे भी नहीं। और दोहराएंगे भी नहीं। हाँ, वो उसी गलती को हम दोहराएंगे। मतलब बड़ों से हम क्या सीखते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की हैं वो गलतियां हम ना करें। पाब्लो ने जिस तरह से मटेरियल की तरह देखा स्त्री को, या जिस तरह से वो अपनी कविताओं में प्रेम को ले आते हैं, हम ये जानते हैं कि वो प्रेम का सही स्वरूप नहीं है। तो कविता में भी और जीवन में भी हम कोशिश करेंगे वो गलतियां हमसे ना हो। सर, लेकिन यहाँ पे इसी से एक छोटा सा सवाल था, वो ये था कि जब हम इन लोगों को पढ़ते हैं जिनका बहुत रेलेवेंट नाम रहा है इतिहास के दृष्टिकोण से या उनके सब्जेक्ट मैटर के दृष्टिकोण से, तो जैसे मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो हो सकता है कि जो ऑडियंस है उसमें से कुछ लोग एक्चुअली में सेक्सुअल हरासमेंट के विक्टिम रहे हों। तो एक छोटा सा ट्रिगर वार्निंग उस किताब के अंत में, या जहाँ पे उनका कंटेंट दिया जा रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, उसके नीचे में एक छोटा सा ट्रिगर वार्निंग डालना। एक पूरा कमेंट सेक्शन होता है, और असुविधा का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस पर कोई भी कमेंट कर सकता है। अब तो खैर मैं ब्लॉगिंग कर नहीं रहा हूँ उस तरह से, लेकिन जब मैं ब्लॉगिंग करता था आप देखेंगे बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे। वो पाठकों के लिए ही होता है। आमतौर पे मेरा काम ये होता है एक ब्लॉगर के रूप में, अगर मैं किसी नए कवि को पेश कर रहा हूँ तब तो मैं उसके ऊपर विस्तार से लिखता हूँ, 2 पैरा 3 पैरा लिख के बताता हूँ कि क्यों पेश कर रहा हूँ और कैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन पाब्लो जैसे कवि को, नागार्जुन जैसे कवि को, या गे जैसे कवि को जब मैं पेश करता हूँ तो आप देखेंगे 2 या 3 लाइनें उन कविताओं के बारे में लिख के मैं पेश कर देता हूँ। अनुवाद भी किसी और का मैंने तो किया नहीं है। तो उसके नीचे जो पूरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है वो इसीलिए खुला हुआ है, वो वेलकम है बिल्कुल, और निश्चित रूप से आप जैसे युवाओं को जाकर वहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए। थैंक यू सर, क्योंकि मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे दिमाग में था ये चीज़। नहीं, अच्छी बात है ये, और अच्छी ऐसी बात है, चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, पर हमें ऐसे कॉन्वर्सेशन करने का वो स्पेस नहीं होता है, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, और आपका जो पक्ष है या जो लिखने वाले का पक्ष है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, और हम डाउट में ही रह जाते हैं हमेशा। इसीलिए शायद कमेंट का सेक्शन इसीलिए था कि लोग सवाल करें, और आप देखेंगे बहुत सारी कविताओं पे बहुत सारे सवाल जवाब है, केवल तारीफें नहीं है। और अब तो होता नहीं है, फेसबुक ट्विटर के आ जाने के बाद तो ब्लॉगिंग काफ़ी कम हो गई, वरना जब ब्लॉगिंग का ज़माना था तो खूब जम के बहस भी चलती थी। वो एक काफ़ी ओपन स्पेस बना था, डेमोक्रेटिक स्पेस बना था, और शायद इसीलिए मैंने उसको एंजॉय किया था। सुविधा नाम भी मैंने इसीलिए रखा था कि साहित्य जो है वो केवल सुविधा नहीं हो सकता, आपके लिए सुविधाएं जुटाने का सामान नहीं हो सकता। साहित्य तो वो होता है जो आपके मानसिक जगत में और भौतिक जगत में असुविधाएं पैदा करे, आपको सोचने पे मजबूर करे, क्रिटिसाइज करने पे मजबूर करे, और खुद के बारे में दोबारा तिबारा सोचने में मजबूर करे, और कई बार आपकी जो ज़िंदगी है उसमें भी परेशानियां पैदा करे वो, क्योंकि आप जब वो स्टैंड्स लेते हैं तो वो समाज से अलग स्टैंड होते हैं। वो अनकम्फर्ट या डिस्कम्फर्ट जिसको Yes, हम कहते हैं, बिल्कुल, उसका जो एक पुट है। बिल्कुल। सर, यहीं से मेरा अगला सवाल है कि नॉर्मली जब हम साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य या किसी और भाषा का साहित्य, तो कविता को जो कविता में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि कविता का जो एसेंस है वो फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस है। गद्य की तुलना में कविता में ज़्यादा फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस है,
और ये एक और बात है कि हर किसी के लिए कविता की परिभाषा अलग भी हो सकती है, और कोई ऐसा भी कह सकते हैं कि कविता की कोई परिभाषा नहीं भी होती है। तो व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए कविता क्या है, या एक सफल कविता क्या है? ये जो फ्री फ्लो वाली बात है वो वर्ड्सवर्थ का जो है वहाँ से आता है। मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ कि फ्री फ्लो जैसी चीज़ केवल कविता है। कविता केवल इमोशनल्स का मतलब केवल इमोशन है, पहली बात तो मैं यही नहीं मानता हूँ। मेरे लिए एक मतलब परिभाषा दे पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, किसी के लिए भी शायद आसान काम नहीं होगा। मेरे लिए कविता क्या है, कविता कहाँ गद्य से अलग होती है। कविता वो चीज़ है जिसको पढ़ते हुए आपको दोबारा तिबारा 4 बार पढ़ने की ज़रूरत महसूस हो। पहली बात, ख़त्म होने के साथ जो ख़त्म ना हो। जो कविता ख़त्म होती है और आप आराम से किताब बंद करके रख देते हैं, मान लीजिए वो ख़राब कविता है। जो ख़त्म होने के बाद आपको सोचने पे लंबा महसूस करे और कम से कम शब्दों में कहने की कला है, जहाँ आप बिंबों के सहारे से मतलब कविता बेसिकली कविता कहाँ होती है मेरे ख्याल से, मेरी जो समझ है, जितना कुछ मैंने लिखा पढ़ा है, कविता अपनी इमेज में होती है। इसीलिए फेसबुक पे कई बार कविताओं पे बहस चलती है, मैं देखता हूँ। अब तो मैं जवाब नहीं देता हूँ, पहले मैं कह दिया करता था, लोग नाराज़ भी हो जाया करते थे। बहुत सारा कुछ जो आपको पढ़ के लगता है बहुत शानदार है, अगर वो कोई इमेज क्रिएट नहीं कर रहा है और कोई लॉन्ग टर्म इमेज नहीं क्रिएट कर पा रहा है तो वो कविता नहीं है। कविता वो जिसको पढ़ते हुए एक इमेजरी आपके मन से, थोड़ा फैशनेबल, कम फैशनेबल हो सकता है, लेकिन मैं मुक्तिबोध का नाम लूँगा। जब आप अंधेरे में पढ़ते हैं, मैंने अंधेरे में का पाठ किया, यूट्यूब पे मेरे होगा कहीं या और भी कई जगहों पे, या ब्रह्म राक्षस आप जब पढ़ते हैं तो आप इधर पढ़ते हैं, उधर आपके दिमाग में एक पूरी इमेजरी बनती चली जाती है, ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही है। आप आज मुझसे कहेंगे अंधेरे में से कुछ सुनाइए, मुझे कुछ नहीं याद होगा, 2-4 लाइनें बीच बीच से कहीं मैं पढ़ दूंगा, लेकिन वो इमेजरी मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए कैद है। जब मैं अंधेरे में सुनता हूँ या कहता हूँ तो उस इमेजरी को कह रहा होता हूँ। कविता वहाँ निवास करती है। गद्य भी ये काम कई बार करता है, लेकिन गद्य हमेशा ये काम नहीं करता, कविता को हमेशा ये काम करना होता है। जी सर। और मुझे याद है एक बार हमारी पहले बातचीत हुई थी, तो आपने एक बार कहा था कि कविता आपको इतना स्पेस दे, सब कुछ कविता आपको बता न दे, वो आपको सोचने का भी यही, स्पेस। इसीलिए मैंने कहा खत्म होने के साथ खत्म ना हो जाए। सर, इसीलिए आपकी जो तीनों कविता संग्रह में नाम रिसर्च के टाइम में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे ये नाम भी, जितने इंटरेस्टिंग ब्लॉग का नाम था। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये तीसरा लगा, प्रतीक्षा का रंग सांवला। हाँ, हालांकि ये मैंने वापस ले लिया था, क्योंकि अच्छा। किसी वजहों से वापस ले लिया था। वही जो वजह है पाब्लो नेरुदा की आप बात कर रही थी, तो प्रकाशक के साथ कुछ समस्या आई थी तो मैंने वापस ले लिया था। लेकिन हाँ, कविताएं तो मेरी ही हैं। जी सर। सर, आपने अनुवाद पे भी काम किया है। जी। मुझे अनुवाद- अपने दूसरे संग्रह का नाम बहुत पसंद है, प्रलय में लय प्रलय जितना। में लय, हाँ। जी। तो अनुवाद से मेरा ये सवाल है कि मैंने कहीं सुना था कि कोई कह रहे थे कि जब हम अनुवाद करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल काम है उसके एसेंस में जाना और उसके बाद उसको लिंग्विस्टिकली अनुवाद करना, ये दो अलग अलग काम है, और मुश्किल काम होता है शायद एसेंस में जाना। तो आपके लिए ये पूरा प्रोसेस कैसा देखो, रहता है? अनुवाद की मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैंने अनुवाद कैसे किया जाता है ये कहीं पढ़ा नहीं है। मैं अनुवाद कैसे करता हूँ ये बता सकता हूँ। मुझे 2 भाषाएं आती हैं, हिंदी के अलावा अंग्रेजी और गुजराती। तीसरी कोई भाषा ऐसी नहीं आती जिससे मैं अनुवाद कर सकूँ, थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि अंग्रेज़ी में पाठकों से जो वो बात कह रहे हैं वही बात हिंदी के पाठकों से इस तरह कही जाए कि हिंदी के पाठकों को लगे कि ये किताब मूलतः हिंदी में ही लिखी गई है। ये मेरी कोशिश होती है। ये मैं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, ये मेरे पाठक बताएंगे, लेकिन मेरे लिए अनुवाद का मतलब ये है कि मूल भाषा में जैसे जो कुछ वो पाठकों से कहना चाह रहा था कवि या फिर गद्यकार, उसको हिंदी भाषा के पाठकों के लिए पेश कर दिया जाए और हिंदी भाषा के पाठकों को पढ़ते हुए ये लगे कि ये हमारी भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा करते समय जो उसका मूल कथ्य है, जो वो कह रहा है, उसमें किसी तरह का बदलाव करने का हक जो है वो अनुवादक को नहीं होता है। मेरा अपना ही मानना है, वो पुनर्प्रस्तुति है मेरे लिए अपनी भाषा में। जी सर। मेरा अगला सवाल आपके किसी पुराने इंटरव्यू से है जहां आप ये कहते हैं कि मैं गांधीवादी नहीं अच्छा हूं। लगा कि आपने खूब रिसर्च किया है, वरना लोग अक्सर बिना कुछ पढ़े लिखे चले आते हैं और अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। नहीं सर, तो आपकी जो किताब है उसने गांधी को क्यों मारा, आप उसी के बारे में कहीं बातचीत कर रहे थे और आपने कहा है कि मुझे ये मानते हुए कोई बुरा महसूस नहीं होता है कि मैं गांधीवादी नहीं रहा हूँ और शायद आगे भी ना हो सकूँ। तो जब आप ये कहते हैं तो आप अपने आप को एक इंसान के तौर पे किस किस वैचारिक मोर्चे पे गांधी जी से बिल्कुल इतर महसूस करते हैं? गांधी का जो प्योरिटी का मामला था अभी भी मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ कि जैसे शराब न पीना, सिगरेट नहीं पीना, मांस नहीं खाना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ लेकिन बहुत कम पीता हूँ। मांस मुझे पसंद है। अब जैसे आप जैसे ही कहते हैं कि आप मांसाहार नहीं करेंगे,
तो समाज का एक बड़ा सेक्शन है जो सहज तरीके से मांसाहार करता है, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है जो सहज तरीके से मांसाहार करता है, आप उसको गांधीवाद के परिधि से बाहर कर देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गांधी की किन बातों से मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है अहिंसा से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि अहिंसा एक महान जीवन मूल्य है और वो होना चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि एक तरफ मांसाहार की बात कर रहे हैं, एक तरफ अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो कभी कर सकते हैं इस पर भी विस्तार से बात। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि सत्य की जो बात करते हैं, जब मैं कहता हूँ कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, तो मैं साथ में ये भी समझ रहा होता हूँ कि गांधी ने कोई गांधीवाद लिखा नहीं था। गांधी की पूरी किताब में कहीं गांधीवाद नहीं है। मार्क्स ने कभी, जब कहा गया मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद की बात की गई, तो मार्क्स ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, मार्क्सवाद जैसी क्या चीज़ होती है। मैं तो अपने समय के हिसाब से कह रहा हूँ। मेरा अपना मानना यह है ऐश्वर्या कि जितने भी बड़े विचारक दुनिया के हुए हैं, चाहे मार्क्स की बात करें, जब मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी जो भी दी, तो मार्क्स के पहले जितना कुछ विकसित हुआ था, ज्ञान के जितने क्षेत्र विकसित हुए थे, सबका अध्ययन किया। ये तो नहीं कहा कि हेगेल को नहीं पढ़ेंगे और फला को नहीं पढ़ेंगे, ढिमका को नहीं पढ़ेंगे, सबको पढ़ा और सब में से वही सार को गही रहे, सब में से जो उनको बेहतर मिला उसको लिया और अपने समय के हिसाब से कंटेम्प्ररी एक सलूशन कह लीजिए या आप कह लीजिए, मैं कहना चाहूँगा कि कंटेम्प्ररी एक विवेचना आपके सामने प्रस्तुत की, समकालीन विवेचना प्रस्तुत की। गांधी ने जब किया तो उन्होंने टॉलस्टॉय को भी देखा, क्रिश्चियनिटी को भी देखा। अब क्रिश्चियनिटी में तो नॉनवेज बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को उसके बेस पे कभी वो ऐसा नहीं है कि खारिज करते हैं। C.F. एंड्रूज को एक पत्र में वो लिखते हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी की जो वैल्यूज़ हैं वैसी ही वैल्यू हिंदुइज्म की भी हैं। तो उन्होंने सभी धर्मों को देखा, जो उस समय के फिलोसफर्स थे उनको देखा, और उसमें से अपने देश के, अपना जो उनके देश के लिए स्वराज का स्वप्न जो उन्होंने विकसित किया, गांधीवाद को अगर समझना है तो वही स्वराज के स्वप्न में गांधीवाद है, वो जो विकसित किया उसमें सबकी सहायता ली, किसी को खारिज नहीं किया। अंबेडकर जब अपना काम कर रहे थे तो अंबेडकर ने जितना कुछ उपलब्ध था सबको पढ़ा, दुनिया भर में वो लंदन गए, अमेरिका गए, जो कुछ पढ़ सकते थे पढ़े। जबरदस्त विद्वान आदमी थे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्त अध्ययन है अगर आप उनको पढ़ें। तो इस तरह से एक विचारधारा में धारा शब्द है, हर विचारधारा में धारा शब्द है। धारे को गड्ढा बना दोगे तो विचार गड्ढे में चला जाएगा, गड्ढे का पानी जो होता सड़ जाता है। तो चाहे मार्क्सवाद हो, हम लोग की जो बेसिक ट्रेनिंग है वामपंथ की ट्रेनिंग है, तो लेकिन वामपंथी होने के चलते आप गांधीवाद को नहीं पढ़ोगे या उसकी जो सही चीज़ें हैं उन पर बात नहीं करोगे। एक ये सवाल कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो बदल गए, तो गांधी नहीं बदले क्या? गांधी जो 1911 में थे वही 1947 में भी थे। जब भी आप धारा के साथ रहते हो तो आप बदलते हो। ये बदलना दो तरह का होता है। एक तो होता है कि अवसरवादी बदलना होता है, आप लाभ उठाने के लिए बदल रहे हो, तो मैं संघी बन जाता अगर लाभ उठाने के लिए बदलना होता, या गांधी कुछ और बन जाते। और दूसरा होता है कि आप पढ़ते हैं, समझते हैं, पुराने विचारों को खारिज करते हैं, कहते हैं नहीं ये मेरी गलत समझ थी, एक सही समझ बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस रूप में कोई लेबलिंग के, मैं आज भी कहता हूं कि वामपंथ से हमारी ट्रेनिंग है और वामपंथ का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है मुझे दुनिया को समझने में बहुत मदद करता है। आज भी मैं उसका पूरा उपयोग करता हूं और उसको मैं स्वीकार करता हूं। मेरी अगली किताब जो मतलब पहले छप चुकी दोबारा आ रही है, मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत, दोबारा से आ रही है। लेकिन उसके अलावा चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी ऐसा विद्वान हो जिसने सामाजिक परिवर्तन का काम किया हो, वो सब मेरे पुरखे हैं। मैं उन सबको पढ़ूंगा और उन सबसे जो कुछ मैं ग्रहण कर सकता हूँ, चाहे फेमिनिज्म हो, एक ज्ञान की पूरी धारा है फेमिनिज्म। ये फेसबुक और ट्विटर पर जो तमाशा दिखता है वो तो है नहीं ना। उस ज्ञान की धारा ने आप देखिए पर्यावरण से खुद को जोड़ा है, किस चीज़ से नहीं खुद को जोड़ा है। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं उसको खारिज कर दूंगा? वो हमारी पुरखिने नहीं है, उनसे हम नहीं सीखेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फेमिनिस्ट हो गया। तो इस्ट हो जाना क्यों जरूरी है, वादी हो जाना क्यों जरूरी है, मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ, ये तो समय फैसला करेगा कि मैं गांधीवादी था कि वामपंथी था, वो भी शायद मेरे मरने के बाद अगर किसी को ज़रूरत लगी तो। लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि ज्ञान, विज्ञान और ख़ास तौर पर सामाजिक परिवर्तन की जितनी धाराएं दुनिया में विकसित हुई हैं सकारात्मक, जो मनुष्य के पक्ष में खड़ी हुई हैं, जो वंचित के पक्ष में खड़ी हुई हैं, वो सब का सब मेरी विरासत है। उन सब से जो कुछ मैं पॉजिटिव ग्रहण कर सकता हूँ, सकारात्मक ग्रहण कर सकता हूँ, निःसंकोच करूँगा, चाहे इसको मेरा बदलना समझा जाए या जो समझा जाए। सर मेरा अगला सवाल यहीं से आता है कि जैसे आपने कहा कि कोई भी इंसान वो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत रिलेवेंट पर्सनालिटी हो या हम लोग के जैसे वो आम आदमी हो, उनका एक बदलाव, एक जो पूरा जर्नी होता है, जो उनका लिव्ड एक्सपीरियंसेस होता है, उस हिसाब से वो बदलते हैं। तो गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी के जो अफ्रीका में उनके रहने के जो शुरुआती दिन थे, उस समय में वो रेसिज्म को लेके बहुत सेंसिटिव नहीं थे। और ये आपकी किताब से मैं कोट करूँगी, अफ्रीका प्रवास के दौरान अश्वेतों के दमन पर चुप रहने वाले गांधी अपने जीवन के आखिरी दौर में उनके पक्ष में आवाज़ उठाते दिखते हैं।
जहाँ पे कि गांधी जब भारत आते हैं और यहाँ पे आंदोलन में हिस्सा बनते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में, तो वो उनका विचारधारा जो है अश्वेतों को लेके वो बदलता हुआ भी दिखता है। लेकिन 2018 में घाना यूनिवर्सिटी में गांधी मस्ट फॉल का पूरा मूवमेंट चला था। तो हम ये मान सकते हैं कि गांधी एक इंसान के तौर पे बदले, उन्होंने अपने आप को बेहतर किया, लेकिन जो अफेक्टेड कम्युनिटी है, जो इस पर्टिकुलर केस में जो अफ्रीकन्स हैं, वो अगर 2021 में भी अपना आक्रोश गांधी के प्रति जाहिर करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी क्या राय हो? देखो, आक्रोश जाहिर करने का सबको हक है, लेकिन मैं दूसरी बात करूंगा। गांधी सबसे ज़्यादा किसके काम आए? जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, नेल्सन मंडेला, वो तो उनके तो गांधी हीरो थे। नेल्सन मंडेला के अलावा भी जो पूरा का पूरा वहाँ अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ लोग थे, उनके गांधी हीरो थे। मार्टिन लूथर किंग के गांधी हीरो थे। देखो, आप लोग मतलब जब एनालाइज करते हैं सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में करना, वो जो खारिज करने वाली बात की, उसकी अपनी समस्याएं हैं। गांधी वहां गए थे वकालत करने, गांधी कोई क्रांति करने नहीं गए थे, इस बात को बहुत साफ समझना चाहिए। लॉ करके बेचारे लौटे थे, राजकोट में प्रैक्टिस करने की कोशिश की, उन्होंने फेल हो गए, तो बाहर बैठ के वो अर्जियाँ लिखा करते थे, भाषा उनकी बड़ी अच्छी थी। एक गुजराती व्यापारी का केस फंसा हुआ था अफ्रीका में, तो इनको ले गया कि चलिए हमारा केस लड़िए। और गांधी बढ़िया फ्रॉक सूट पहन के और बच्चों को एकदम मतलब ब्रिटिश कपड़े पहना के और वहाँ पे ले गए थे, कुछ पैसा कमाने ले गए थे कि घर की स्थिति सुधर जाए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके जो एशियाई मित्र हैं और उनके साथ जो मतलब गोरों की तुलना में काले लोग हैं, उनके साथ अपार्थाइड जैसा व्यवहार हो रहा है, उन्होंने उसकी मुखालिफत की। गांधी ने कभी कालों के जो ब्लैक्स थे उनके खिलाफ वहाँ भी नहीं बोला है, ब्लैक्स को लेके कोई दमन की नीति का समर्थन नहीं किया है। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे समझाओ कि अगर आप खुद ही पिट रहे हो और अपनी रक्षा नहीं कर सकते, और साथ में जो ब्लैक मूवमेंट है, ब्लैक मूवमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, तो किसको साथ लोगे आप? उस समय कोई ब्लैक मूवमेंट तो था नहीं जिसको साथ लेते वो। तो पहले तो उन्होंने एशियाइयों की रक्षा करनी थी, और एशियाइयों ने जो अपने हक की लड़ाई लड़ी, वो एक पूर्व पीठिका बनी ब्लैक्स के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने की। और जब ब्लैक्स ने अपनी लड़ाई लड़नी शुरू की तो गांधी ने उसका पुरजोर समर्थन किया। केवल आखिरी दौर में नहीं, 1930-32 से ही दिखना शुरू हो जाता है, और पहले से दिखना शुरू हो जाता है। तो हुआ क्या है कि विलेन बनाना, खारिज करना, मुर्गा लड़ाना, ये पूरी दुनिया का शौक हो गया है। हमारे यहाँ अरुंधति राय जैसे लोग करते हैं, गांधी और अंबेडकर को सामने किया और मुर्गा लड़ा दिया। उसमें आपने तथ्यों की ऐसी तैसी कर दिया, आपने डेट्स नहीं दिया, आपने गांधी की बहुत सारी बातों को कोट ही नहीं किया। आपने ये कहा ही नहीं कि गांधी जो है वो 42 में कह रहे थे कि मैं सिर्फ उन्हीं शादियों में जाऊंगा जो शादियां अंतरजातीय होंगी। आपने कहा ही नहीं कि 1944 तक आते आते गांधी जातिवाद का विरोध करना शुरू करते हैं। और आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि अंबेडकर और गांधी के बीच में एक बड़ा फर्क ये था कि अंबेडकर के लिए सारी की सारी प्राथमिकता जो थी वो दलितों के उद्धार की थी, दलितों को मेन स्ट्रीम में लाने की थी। लेकिन गांधी के लिए एक बड़ी प्राथमिकता अंग्रेजों को बाहर निकालने की थी। ये बात सुनने में अश्लील लग सकती है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन इस सच्चाई को आप कैसे इंकार कर सकते हैं कि भारत का जो मुक्ति संग्राम था, आज़ादी की लड़ाई थी, अंबेडकर उसके भागीदार नहीं थे, लेकिन गांधी उसके भागीदार थे। और वो भागीदार होते हुए, सबको साथ लेके चलते हुए, लगातार अछूत समस्या पर वो बोल रहे थे। ऐसे ही जो ब्लैक मूवमेंट है, लगातार वो उसके पक्ष में बोल रहे थे। अब होता क्या है कि आप किसी को भी समझते हो कि मतलब परफेक्ट हो, और कोई ये सवाल नहीं करता कि फलाने क्यों नहीं बोला, ठिकाने क्यों नहीं। गांधी से ही सब कराना है, गांधी ही सब कर लेते। गांधी ब्लैक मूवमेंट के खिलाफ भी जाके लड़ लेते, गांधी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी लड़ लेते, गांधी दलितों की मुक्ति के लिए भी लड़ लेते, गांधी महिलाओं की मुक्ति के लिए भी लड़ लेते, सब गांधी अकेले कर लेते। आप ये देखिए कि गांधी के स्टैंड क्या है। जिस जमाने में लोगों का छुआ नहीं खाते थे, उस जमाने में उन्होंने अछूत शब्द को हरिजन शब्द में बदला। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दलित हरिजन से बेहतर शब्द है, लेकिन अछूत से बेहतर शब्द हरिजन था, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। उस समय छुआछूत की समस्या को वो मेन स्ट्रीम में ले आए और लगातार उसका विरोध किया, खुद भी प्रैक्टिस किया। ये छोटी मोटी बात नहीं थी। उस समय ब्लैक मूवमेंट के खिलाफ बोले जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, उस समय ब्लैक मूवमेंट के समर्थन में बोले, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। तो ये मूर्तियां गिरानी शुरू हुई हैं अब 1919-21 में। 100 साल से कोई मूर्तियां उनकी नहीं गिरा रहा था। 100 साल से दक्षिण अफ्रीका में गांधी का सम्मान था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गोरों के खिलाफ जो पूरी लड़ाई चली है, जो रंगभेद के खिलाफ लड़ाई चली है, उसमें गांधी का जो अहिंसा और सत्याग्रह था वो एक हथियार के रूप में उपयोग किया गया। ऐसा मैंने बताया कि नेल्सन मंडेला से लेके मार्टिन लूथर किंग तक लोगों ने उपयोग किया है। जहां भी दुनिया में इस तरह के आंदोलन हुए हैं, वहां गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के हथियार को उपयोग किया गया है। सर, मुझे लगता है कि जैसे गांधी से हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने इस पे क्यों नहीं बोला, इस पे क्यों नहीं बोला। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं
उसमें गांधी की गलती नहीं है या फिर गांधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल हम लोग हैं जो हम हीरो वर्शिप में बिलीव करते यस, दैट्स द हैं। पॉइंट, जहाँ से आपने बात शुरू की थी ऐश्वर्या, कि हम लोग आम लोग होते हैं। हर आदमी आम व्यक्ति होता है। भगत सिंह पैदा होते ही बंदूक थोड़े चलाने लगे थे। स्थितियां ऐसी होती हैं जो आपको महत्वपूर्ण, हम सब एक गिवन सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में पैदा होते हैं। अब उस स्थिति में अपना पक्ष हम कैसे चुनते हैं और कितना फोर्सफुली उस पर अमल करते हैं, यही हमें हीरो या विलेन बनाता है। गांधी पैदा हुए थे एक अच्छे खासे परिवार में, पोरबंदर में पैदा हुए थे। दीवान साहब का परिवार था। अमेरिका लंदन पढ़ने गए, अफ्रीका नौकरी करते रह जाते, आज बहुत बड़े आदमी होते, अरबों करोड़ों में उनके जो है परिवार खेल रहा होता। वहाँ जाकर सिर्फ पैसा कमाने की जगह उन्होंने चुना कि नहीं, जो हमारे लोगों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है उसका हम प्रतिरोध करेंगे। उस प्रतिरोध के लिए हथियार बनाए, सत्याग्रह, अहिंसा और नॉन कोऑपरेशन का, और फिर उसी हथियार को लेकर जीवन भर लड़ते रहे। अब उस लड़ाई में उनसे गलतियां भी हुई, उनसे आज बैठ के बड़ा आसान है कहना कि उनसे गलतियां हुई। हम उस मूवमेंट में होते तो हम क्या कर रहे होते? लोगों ने तो माफिया मांगी रिहाई के लिए और हीरो बने हुए हैं। तो लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लोग उस समय आईएएस रहे और क्या क्या रहे, महाराजा रहे, और आज जो है पार्टियों में शामिल होकर देशभक्त हो गए। तो जो सब करता है ना, जैसे मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मैं चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से परिवार से जगह से आता हूँ। हर परिवार में पहले क्या होता था, एक कमाने वाला होता था, वही सब करता था, वही सबकी लड़कियों की शादी करता था, वही बच्चों को पढ़ाता था, और उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आते थे, क्योंकि वही सब कर रहा है तो उससे कुछ गलतियाँ भी होंगी। जो कुछ नहीं कर रहा है, जो घर में पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत खेती कर रहा है, शराब पी रहा है और सुर्ती खा रहा है और पड़ा हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो सबसे भला बना हुआ है। तो कई बार मुझे लगता है कि गांधी हमारे उस बाबा की तरह है, बूढ़े बाबा की तरह, जिससे हम इतनी उम्मीदें करते हैं और जिसका विरोध करके भी हम बड़े बन जाते हैं। क्योंकि गांधी का हर क्षेत्र में या हर चीज़ पे उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, कि मुझे लगता है कि इसीलिए लोगों को एक्सपेक्टेशन गांधी से ज़्यादा है, या पता नहीं एक्सपेक्टेशन है या कुंठाएं हैं गांधी में कमी निकाल कर। जैसे क्या होता है ना कि किसी बड़ी लकीर को काट दो, वो छोटी बन जाएगी, तो हमारी लकीर बड़ी हो जाएगी। तो गांधी की लकीर को काटने में लोगों को कई बार बहुत मजा आता है। और सर ने जो अभी बात की, इस पे अगर कोई हमारे दर्शक में से ऐसे हों जो मे बी अग्री नहीं करते हो या करते हो, उनके लिए कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। क्योंकि मैं इतिहास की विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं लेकिन सर आपके पास तजुर्बा है, आपने किताबें मुझसे ज़्यादा ऑब्वियसली पढ़ी हैं इतिहास की, और आपका काम है उस पर। तो पर अगर आप में से कोई हों जो कि बिना आक्रामक हुए और बिना जो नहीं, आप आक्रामक भी होंगे तो चैनल में घुस के मुझे मार तो नहीं पाएंगे। हाँ, ये होगा कि आपकी भाषा खराब होगी तो जवाब नहीं दिया जाएगा, अच्छी भाषा होगी तो बात की जाएगी। लिंचिंग भी एक कल्चर हो गया ना, जब हम गांधी गोडसे बाइनरी पे बात करते हैं। हालांकि अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे थे, उस बारे में बात करें, उस बारे में आपकी बहुत बातचीत है भी। तो ये बात आती है। अगला सवाल मेरा जो रहेगा, जैसे आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपका मऊ जिले से ताल्लुक है, आपका जन्म गाँव वहाँ पे। तो जो आपका उत्तर प्रदेश था, जो आपके समय का था, जैसे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाता है, मतलब अब दीनदयाल उपाध्याय हम उसे बुला, काफी पहले बदल गया था लेकिन वो... तो ये जो नाम बदलने का जो एक सिलसिला है जगहों का या यूनिवर्सिटीज़ का, या ये जो एक पॉलिटिकल कल्चर है, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी कि आपका जो पुराना उत्तर जो दुनिया को नहीं बदल पाते हैं वो नाम बदल के संतोष कर लेते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि जो कुछ बड़ा बदलाव नहीं कर पाते हैं वो नाम बदल के संतोष कर लेते हैं। और जो हमारे समय का उत्तर प्रदेश था, ऐसा नहीं है कोई बड़ा आदर्श जगह थी। उस समय बहुत समस्याएं थी, बहुत दिक्कतें थी। कुछ मामलों में बेहतर हुआ है, बिजली पहले से ज़्यादा सुनते हैं रहने लगी है, सड़कें अच्छी बन गई हैं, खूबसूरत जगहें कई सारी बनी हैं। तो ये सब तो हुआ है, जो स्वाभाविक विकास जो होता है ये पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन गोरखपुर की मैं बात करूंगा, जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है और जहाँ से मैं मनुष्य बना। जब मैं 12वीं पास करके आया और बीए में गया, तमाम सारे लोग मिले और मनुष्य बना। तो दुख मुझे होता है कि तर्क की, सहिष्णुता की जो परंपराएं थी वो खत्म हुई हैं। आपको बताऊं कि उस समय गोष्ठियाँ होती थी जिसमें एबीवीपी के भी लोग आते थे, हम लोग भी होते थे, तीखी बहसें होती थी, लेकिन चाय बाहर साथ में पीते थे, कोई किसी को मारता पीटता नहीं था। और दोस्तियाँ जो हैं वो सबसे होती थी। चुनाव में, प्रचार में कई बार थोड़ा बहुत तलखियाँ भी हो जाती थी, लेकिन वो सब चाय के साथ, सिगरेट के साथ वो ख़त्म हो जाती थी। ये बदल गया है। हिंदू मुसलमान तब भी थे, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान बड़े भाई भाई थे, लेकिन यार दुश्मन नहीं थे। मतलब हमारे खुद मुस्लिम दोस्त बहुत सारे हुआ करते थे, अभी भी हैं, और सबके हुआ करते थे। जो धार्मिक लोग थे, जो संघी लोग थे, उनके भी मुस्लिम दोस्त हुआ करते थे। और थोड़ा सामान्य तरीके से जीना था। जाति वाला मुझे लगता है शायद थोड़ा कम हुआ, क्योंकि हमारे समय में जातिवाद बहुत ज़्यादा था।
हमारे समय में स्थिति ये थी कि दलितों के लिए जो है हॉस्टल में कमरा ले लेना तो आसान तो भी था, लेकिन रह पाना बड़ा मुश्किल था। अब शायद इतना ना रहा। अगर हम कश्मीर की बात करें तो हिंदी में कश्मीर पे बहुत कम सामग्री उपलब्ध है इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए, और उसी समय आपकी दो किताबें आती हैं, कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। लेकिन कश्मीर एक ऐसा इंडिया का रीजन है जिसको सेंसिटिव बोलना ही सही शब्द होगा, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लोग हैं जिनका अलग अलग पॉलिटिकल और सोशल इंटरेस्ट्स है। लेकिन कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में भी हम लोग कश्मीर, नॉन कश्मीरी लोग भी कश्मीर के ऊपर कमेंट करना अपना राइट समझ लेते हैं कई बार, बल्कि उनको वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर या जो एथनिसिटी है या जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो नहीं पता हो फिर भी। पर आप अपनी किताब लिखने के दौरान आप रहे हैं, आपने अच्छा खासा समय गुजारा है कश्मीर में, तो आपको कश्मीर में रहते हुए आपके क्या अनुभव रहे वहाँ के लोगों को लेके, या इस पूरे जिसको लोग टेंशन बोलते हैं उसको लेके? देखो, दो बातें हैं। पहले तो जो अधिकार समझते हैं ना लोग, और उसमें आपने कहा कि लोग वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर वगैरह को नहीं जानते। नहीं जानना बुरी बात नहीं है, नहीं जानना चाहते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये दुखद बात है। अधिकार क्यों समझते हैं वहाँ पे बोलना? क्योंकि वो उनको कश्मीर के साथ जो व्यवहार है वो उपनिवेश के जैसा व्यवहार है, जैसे वो हमारा उपनिवेश है, और वहाँ वही होना चाहिए जो हम चाहते हैं। जब मैं हम कह रहा हूँ तो आप समझ रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। कश्मीर का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है। कश्मीर में मैं कई बार गया हूँ, कभी 4 दिन ठहरा, कभी 10 दिन ठहरा। मुझे लगता है काफ़ी इलाके घूमे हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकात की है, और कश्मीर का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है। कश्मीर एक बहुत खूबसूरत सा इलाका है, और ख़ूबसूरत जो है वो तो सब लोग जानते ही हैं। जो दूसरी खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ मेहमान नवाजी अपने आप में एक कल्चर है, खुशनुमा लोग हैं, जैसे बाकी जगहों पे लोग होते हैं वैसे ही होते हैं। सारी समस्या है वहाँ जो पॉलिटिकल समस्या है, जिसने वहाँ की सोशल टेंशन को भी जन्म दिया, जिसने वहाँ की बाकी सारी समस्याओं को भी जन्म दिया, और वो टेंशन दिखाई देता है, वो हवाओं में दिखाई देता है। जब सड़कों पे चलते हैं दोनों तरफ आर्मी होती है, जब आप किसी के घर में ठहरते हैं और रात को अगर दरवाजे पर नॉक होता है तो उन लोगों के चेहरे पे जो दहशत होती है, वो सारा कुछ हमारा जो पॉलिटिकल है उसकी वजह से है। मतलब कश्मीर एक ऐसा विषय है ना कि इस पर मैं बोलना शुरू करूँगा तो घंटों बोल सकता हूँ। 2 लाइनों में निपटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। संक्षेप में अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि हाँ, समस्या राजनैतिक है। राजनैतिक समस्या ने ही वहाँ पर सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। उन्हीं सामाजिक समस्याओं में कश्मीरी पंडितों का पलायन भी शामिल है, जो उतनी ही भयानक घटना है। उसी में वहाँ लगातार आर्मी के रहने की वजह से, आतंकवाद के रहने की वजह से हिंसा के शिकार लोगों की समस्याएं हैं जो उतनी ही भयानक हैं। और उसने कश्मीर के पूरे एक आउटलुक को बदला है, कश्मीरियों के आउटलुक को बदला है, और जिसको हमारे एक मित्र जावेद शाह कहते हैं हमेशा कि कश्मीर में सेन लोगों का मिलना, नॉर्मल और सेन लोगों का मिलना मुश्किल काम है। एक ख़ास तरह की इंसेनिटी में लोग जी रहे हैं, और बाकी विस्तार से तो मैंने किताब में लिखा ही है। हाँ, हिंदी में जो आपने कहा, हिंदी में दरअसल कम उपलब्ध है कहना फिर भी थोड़ा सा कुछ नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, जब मैंने कश्मीर पे काम करना शुरू किया तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना लंबा इतिहास लिखूंगा। मैं तो 100-150 पेज का, मैं तो कविता कहानी लिख रहा था, खुश था, क्यों इस टेंशन में पढ़ना था। 100-150 पेज की एक ट्रैक्ट में लिखना चाहता था, लेकिन जब मैंने ढूंढना और तलाशना शुरू किया तो मालूम चला कि बाकी तो आप छोड़ दीजिए ओरिजिनल काम, हिंदी में अनुवाद भी नहीं है। कश्मीर के इतिहास पर जो इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं उनका अनुवाद भी नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद एक किताब आनी चाहिए, फिर एक आई, और कश्मीरी पंडितों का सवाल था ही सामने तो दूसरी किताब आई। ये जो बातचीत है ये अशोक जी के घर पे हो रही है, और जैसे ही मैं इस हॉल में आई या इस कमरे में आई, जो भी हम इस जगह को बोल सकते हैं, मेरी नज़र इस पेंटिंग पे गई थी। यहाँ पे एक पेंटिंग है जो आपको एडिटिंग के दौरान लगा कर दिखा दी जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पेंटिंग के बारे में सर बताएं कि इस पेंटिंग का क्या विज़न है, किसने बनाया है, और इस पेंटिंग के साथ आपका क्या रिलेशन है, क्या सफ़र है? अच्छा लगा कि पेंटिंग में नज़र गई। आमतौर पर लोगों को लगता है कि चलो कुछ होगा। देखो, 3 पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। पहली पेंटिंग पे अपन बात कर रहे हैं, ये हबीब तनवीर साहब की ये पेंटिंग है। हबीब तनवीर साहब के डिफरेंट मूड्स हैं। हमारे दोस्त हैं कुमार अनुपम, साहित्य अकेडमी उनको मिला था कविता के लिए, और काफ़ी प्यारे कवि हैं। युवा साहित्य अकेडमी मिला था। साहित्य अकेडमी में अभी नौकरी भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे कवि हैं, तो सब जानते हैं, लेकिन उन बहुत अच्छे पेंटर हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इस पेंटिंग की कहानी ये है कि उस ज़माने में वो लोधी रोड पर एक बरसाती में रहा करते थे, और ये पेंटिंग जो थी ये बनने के बाद ज़मीन पे यहाँ वहाँ बिखरी रहती थी। कभी मैं जा रहा था तो उस कोने में पड़ी रहती थी, कभी जा रहा था इस कोने में पड़ी रहती थी। ये दोनों पेंटिंग्स, ये इरफान साहब की और ये हुसैन साहब की। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं इसको फ्रेम करा देता हूँ, मुझे बहुत पसंद थी। क्योंकि आप देखिए कि आप पेंटिंग्स, हबीब तनवीर साहब की जब आप ये पेंटिंग देखते हैं, उनके डिफरेंट मूड्स हैं इसमें।
एक ही पेंटिंग में अलग अलग कलर्स का यूज करते हुए अलग अलग मूड्स को, और हर मूड के हिसाब से कलर है। आप सबसे टॉप पे देखिए जो वाइट है, एकदम ऐसा लग रहा है कोई सूफी खड़ा है। कुछ पेंटिंग्स में जबरदस्त तनाव है, कुछ पेंटिंग में वो चिंतन करते हुए दिख रहे हैं, कुछ पेंटिंग में लग रहा है कि ही इज एक्टिंग या ही इज थिंकिंग समथिंग। तो ये मुझे बेहद पसंद थी, तो मैंने इसको फ्रेम करा दिया। जब फ्रेम करा दिया तो अनुपम ने कहा कि दादा आप ही संभाल कर रखिए। तो ये उनकी अमानत है जो मेरे पास पड़ी हुई है। क्योंकि इस पेंटिंग का मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। जब आपने अभी बताया कि एक ही इंसान है जिनके अलग हबीब अलग, तनवीर साहब जो प्रसिद्ध नाटककार थे, जी सर। उनके अलग अलग फोटो है, तो उनके अलग अलग मूड्स कैप्चर किए हैं इसमें जो कलर्स है उससे पूरे कैरेक्टर को थियोरेटिकल इफेक्ट Yes. में क्रिएट किया गया है। हाँ, मुझे बाकी लगता मुझे है पेंटिंग के बारे में कोई समझदारी नहीं है, जो मोटी मोटी समझ है वो मैंने आपको बताया। हाँ, सर। दूसरी पेंटिंग हुसैन साहब की है, और तीसरी जो है वो हमारे एक मित्र हैं उनकी, दीपेंद्र पांडे जी, उनकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो। तो कोई मेरी खरीदी हुई नहीं है, इससे आप ये अंदाज न लगाएं कि बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स मैं खरीदता हूँ। देखिए मेरे साथ, मैं आया तो कविता की दुनिया से था, मुझे तो मज़ा आता था कविता, साहित्य, पेंटिंग, कला। लेकिन हमारा समय शायद ऐसा है कि सिर्फ इनसे काम नहीं चलता, तो इतिहास की दुनिया में जाना पड़ा। और ज़रूर चाहूँगा एक बार फिर से मैं अपनी दुनिया में लौटना, एक उपन्यास लिखना चाहता हूँ, कविताएं कुछ लिखना चाहता हूँ। देखते हैं ज़िंदगी जितना मौका दीजिए। सर ये एक और सवाल यहीं से निकल जाता है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आर्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर हम स्पेशली पेंटिंग या विजुअल आर्ट्स की बात करें, कविता की नहीं, पेंटिंग और विजुअल आर्ट्स की बात करें, तो मेरी भी मोटा मोटी समझ ही है, तो उसको पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आर्ट में पॉलिटिक्स, आर्ट और पॉलिटिक्स को बेसिकली अलग रखना चाहिए, ये भी एक। देखो कोई पॉलिटिक्स कोई नमक नहीं है कि आप ऊपर से मिलाएंगे। पॉलिटिक्स तो होता है हर चीज़ में। जैसे अब इस पेंटिंग की आप बात कर रही थी, वो हबीब तनवीर को भी आप चुन सकते हैं, वो अमिताभ बच्चन को भी चुन सकते हैं, तो आपका चुनाव है। अब ये जो चुनाव होता है ना, वही राजनीति है, जो किसी कॉन्शियस दिमाग से नहीं होती है, ऐसा नहीं कि सोच के होती है। जिसको आप आइडियलाइज करते हैं उसको आप रचते हैं, उसको आप बनाते हैं। अगर मुझे पेंटिंग बनाने आती, अगर मेरे पास जरा भी कला होती, तो मैं मुक्तिबोध की पहली पेंटिंग बनाता। इतना कलात्मक उनका चेहरा मुझे लगता है कि शायद मैं उनकी पेंटिंग बनाता। तो ये जो मुक्तिबोध का चयन है, ये कहाँ से पैदा हुआ? क्योंकि मुक्तिबोध के विचार मुझे वहाँ तक उस तरह से मेरे साथ रेजोनेट करते हैं। ये विचार कैसे रेजोनेट करते हैं? क्योंकि पार्टनर जो उनकी पॉलिटिक्स थी वही मेरी पॉलिटिक्स है। तो ऐसा नहीं होता है कि पॉलिटिकल कुछ अलग से, दरअसल पॉलिटिक्स को ये चुनाव के चलते ना कुछ मान लिया था अलग से होता है। मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ही हम सिर्फ पॉलिटिक्स वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। पॉलिटिक्स तो विचारधारा है, राजनीति तो आपकी समझ है, और सबकी समझ होती है। जैसे मान लो कि आप जो है एक दुकान पे जाते हो, 2 किताबें खरीदते हो, या चलो आपने अशोक कुमार पांडे को चुना, उसने गांधी पे क्यों हमारा पर बातचीत करने के लिए, ये भी तो आपकी राजनीति है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चुनेंगे अशोक कुमार पांडे को। तो ये राजनीति कोई अलग से चीज नहीं होती है। दूसरी बात ये कि पेंटिंग है, कविता है, कोई भी कला का कोई भी फॉर्म, चाहे वो विजुअल आर्ट हो, चाहे रिटन हो, चाहे कुछ भी हो, ये क्या करता है? यह आपकी चेतना को और खूबसूरत बनाता है और बेहतर बनाता है, पंक्तियों के बीच देखना बताता है, और सौंदर्य को एंजॉय करना सिखाता है। सौंदर्य भी सिर्फ नारी सौंदर्य तो नहीं है ना, पुरुष सौंदर्य नहीं है ना, दुनिया में कितने सारे सौंदर्य हैं, प्रकृति का है, कला का है। तो सौंदर्य को जीना सिखाता है, सौंदर्य को अप्रिशिएट करना सिखाता है। ये आपको बेहतर मनुष्य बनाता है, और बेहतर मनुष्य की पॉलिटिक्स हमेशा बेहतर होती है। इसलिए मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी तो कतई नहीं है। हाँ, इतना महंगा होना उनका कतई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जैसे लोग खरीदना पाए। सर जब आप ये बोल रहे थे तो मेरे मन में ये सवाल था, आ रहा था, या ये बात आ रही थी कि स्पेशली जब हम विजुअल आर्ट्स की बात करते हैं, तो जो कैनवस हैं या जो पेंट हैं या फिर जो भी उसके इक्विपमेंट्स हैं या प्रॉप्स हैं, कई बार वो इतने महंगे आते हैं कि एक तरीके से उसमें भी आर्ट के एक्सेस में भी तबका देखो, बढ़ बाजार जाता है। जब हस्तक्षेप करता है तो चीज़ों का सत्यानाश तो करता ही है वो अपने हिसाब से। तब उसकी तो क्या, वो पेंटिंग ही क्या, वो हर चीज़ के साथ है, वो सारी चीज़ों के साथ है, कुछ नहीं किया जा सकता। लिखने वाली चीज़ों के साथ ये है कि आप अपनी मेहनत की कीमत नहीं वसूलते हैं तो वो सस्ती हो जाती है, बस इतना ही है। जी सर, थैंक यू पेंटिंग के बारे में बताने के लिए। हमसे बात करने के लिए अशोक सर का बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, क्योंकि कई बार अशोक सर को पढ़ते हुए या उनको सुनते हुए या फिर वीडियोस के माध्यम से देखते हुए एक श्रोता के तौर पे या एक पाठक के तौर पे मेरे दिमाग में भी कई ऐसे सवाल थे, कई ऐसी बातें थी जो मुझे लगता था कि मैं कभी मिलूं तो मैं ये सामने से ये बातचीत कर पाऊँ, और इस बातचीत के मौके को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सर का बहुत थैंक यू रहेगा हमारी तरफ से और हिंदीनामा की तरफ से भी। हिंदीनामा को भी मेरा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझसे इतनी सारी बातचीत की। मुझे लगता है कि सुनने वालों को मज़ा आएगा। थैंक यू।